हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर आपका जैव अणु अर्थात चैप्टर 14 चल रहा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा गले में खराश है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ा सा इस टाइम पर बहुत ख़राब चल रही है। एक वीडियो बनाऊँगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हालात गंभीर है, इसलिए से मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ और अच्छे से वीडियो नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी। बाकी वीडियो पुराने भी अपलोड हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी लगभग फिजिक्स के कोर्स कंप्लीट ही हैं, केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर बचे हैं जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाती स्टूडेंट, उसी से मैं गुजर रहा हूँ। और ये समस्याएँ थोड़ा सा मेरे पास हैं जो कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी स्टूडेंट। आप लोगों की दुआ और दया रहेगी तो मेरी तबीयत में सुधार हो जाएगी और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आवाज़ में खराश है, माफ़ करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। अंडा है आपके पास, आप देखते होंगे कि अंडे को उबाल देने से कुछ न कुछ रिक्त स्थान हो जाता है, क्योंकि उसमें जो जल का अणु होता है स्टूडेंट, विकृतीकरण के बाद वो जल अवशोषित हो जाता है। सफ़ेद रंग का हमें पदार्थ प्राप्त होता है उबलने के बाद। वो स्टूडेंट किस कारण से होता है? विकृतीकरण के कारण से, अर्थात स्कंदन होता है। स्कंदन क्या है? जैसे आपके पास विलयन है, उसमें कुछ पदार्थ मिला दिए तो उसमें जो मान लीजिए एक आपके पास विलेय और विलायक है, मतलब एक आपके पास विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों चीज़ हैं। यदि उसमें कुछ मिला दिया जाए तो वो फट जाता है ना। ये क्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है, सिंपल तरीके से। तो जब अंडे को उबाला जाता है तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो विकृतीकरण और स्कंदन के कारण जो हाइड्रोजन बंध होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बंध द्वारा इसमें स्कंदन और विकृतीकरण होता है और अंडे में जो भी उपस्थित जल होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के कारण कुछ स्थान रिक्त हो जाता है, जल का भाग खाली हो जाता है ना। इसी कारण से स्टूडेंट कहते हैं कि अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल गायब हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये विकृतीकरण के फलस्वरूप एक गोलिकाकार प्रोटीन अग्लशील रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, खाए भी होंगे, बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, सब के सब नहीं खाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सब के सब खाए होंगे। तो रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में भी अंतर है, जिसे अपन है ना देखेंगे। अभी आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता। हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता? तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, यह हमारे शरीर में संचित नहीं होता क्योंकि ये मूल के द्वारा आसानी से निष्कासित हो जाता है। कहने का मतलब स्टूडेंट, ये विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और जल के साथ स्टूडेंट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है। इसी कारण से ये हमारे शरीर में संचित नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा ये मूत्र है स्टूडेंट, मूत्र। ठीक है, तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है क्योंकि हमारे शरीर में संचित नहीं होता और ये मूत्र के साथ आसानी से निष्कासित हो जाता है, निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन क्या होते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं बताना है आपको कि प्रोटीन क्या है। देखिए, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के प्रोटीएस से हुई है, प्रोटियोस से हुई है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द के प्रोटियोस से हुई है, अर्थात प्रथम या अति आवश्यक है। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो सभी जंतु तथा पादप के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। कहने का मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो स्टूडेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर रहती है इसमें, और यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। क्वेश्चन आएगा प्रोटीन से, प्रोटीन क्या होते हैं समझाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है, अर्थात प्रथम या अति आवश्यक, जिसका अर्थ होता है प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी जंतु तथा पादप के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर पाया जाता है। तो कुछ चीज़ें इसमें याद करने लायक है, इसमें समझाने लायक थोड़ा बहुत है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक और क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में सल्फर पाया जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन को विभेद कीजिए और अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैं अंतर, विभेद मतलब अंतर होता है, 3 अंतर है स्टूडेंट, 3 अंतर है जिसको आपको अच्छे से समझना है।
ठीक, पहला अंतर है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाती है जिसके कारण प्रोटीन का आकार गोलाकार होता है। रेशेदार प्रोटीन का आकार भी गोलाकार होता है। ये मत समझ लेना कि रेशेदार है तो रेशेदार ही रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है। आप अंडे को उबालते हैं तो जो रेशेदार प्रोटीन में वो विकृतीकरण होता है तो स्टूडेंट वो गोलाकार ही बनता है, समझ रहे। गोलिकाकार प्रोटीन जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती है ना। कौन सी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडली बनाती है और स्टूडेंट स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाती है। यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होते हैं, मतलब जल में मिलते नहीं है, जबकि ये समानतः जल में विलेय होते हैं। कौन? गोलिकाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं और ये प्रोटीन ताप व पीएच मान के निष्क्रिय होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? निष्क्रिय, मतलब सक्रिय नहीं होते। ये प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं, ये ताप व पीएच मान पे निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय नहीं होते। 2 या 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको ऐड किया हूं क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को तैयार कर लेना, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? प्रत्येक प्रकार के उदाहरण दीजिए। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या कहलाता है? एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता, ये आहार से प्राप्त होते हैं, उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे आर्जिनिन, ठीक है, थ्रियानिन, आइसोल्यूसिन, बैलिन, समझ रहे हैं। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बैलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, थ्रियानिन। ये आवश्यक एमिनो अम्ल है जो आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होते, ये कहीं ना कहीं भोज पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? जो कि हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते, जिसे हम भोज पदार्थ द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं स्टूडेंट हम आवश्यक एमिनो अम्ल। आर्जिनिन, बैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियानिन, ये एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। अनावश्यक एमिनो अम्ल ये वो एमिनो अम्ल है जिनका हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, निर्माण होता है। यानी ऐसे एमिनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है, उसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम कहते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूसिन, एलानिन, ठीक है, ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। ये हो गया आपका अनावश्यक और ये हो गया आवश्यक। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए और आप लोग तैयार करते रहें। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट आप सभी के लिए। आप किसी भी स्टेट से होंगे, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीजी बोर्ड, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते रहें। मैं आप लोगों के लिए शीघ्र ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।